नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। हमने 2 क्लासेस इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम की पढ़ी थी। जब इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम मैंने शुरू किया था तब आपको इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम और स्किन जो 2 टॉपिक्स है इसके बीच में कुछ डिफरेंस बताए थे। इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। साथ ही में मैंने आप लोगों को सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, इक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, स्किन की सरफेस, स्किन की लेयर्स, एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। आज हम इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, आइए हम बिना विलंब किए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पिछली लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था स्किन के डिफरेंट फंक्शंस। मैंने आपको 9 अलग अलग तरीके के फंक्शन बताए थे और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बोला था कि एक फंक्शन मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से लिखवाऊंगा। तो हम फिर से एक बार स्किन के जो 9 फंक्शंस हमने लिखे थे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फंक्शंस कौन कौन से लिखे थे दोस्तों हमने? फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शंस। पहला फंक्शन आपको स्किन का क्या लिखाया था? प्रोटेक्शन। याद कीजिए, पहला फंक्शन आपको स्किन का लिखाया था मैंने, प्रोटेक्शन। इसका मतलब स्किन प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को, एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल ब्लो से प्रोटेक्ट करेगा। मैकेनिकल ब्लो मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई सुई है या कोई पेन है, अगर मैं इसे हार्ट की जगह पर ले जाऊं और दबाऊं तो क्या ये हार्ट में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। मैं इसको लीवर की जगह ले जाके दबा देता हूं, क्या लीवर में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। मैं इसको फेस पे लेकर दबा देता हूं, क्या अंदर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। मतलब स्किन आपको मैकेनिकल ब्लो से प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपको। वेरी गुड। तो स्किन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? मैकेनिकल ब्लो से प्रोटेक्ट कर रहा है। मैकेनिकल ब्लो। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन बिल्कुल स्थायी प्रोटेक्शन होता? नहीं। अगर कोई मैकेनिकल ब्लो ज्यादा इंटेंसिटी का हो तो स्किन को छेद के अंदर ऑर्गन में पहुंच सकता है। अगर आप किसी को चाकू से, छुरी से मारोगे जब तो अंदर जाएगा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। इसलिए हमने लिखा है कि स्किन का काम है प्रोटेक्शन का मैकेनिकल ब्लो से। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा, और किससे प्रोटेक्ट करेगा? मैंने आपको बताया केमिकल से प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शन एक बार डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उस दिन मैंने लास्ट क्लास में मैंने जो फंक्शंस थे उसके नाम लिखे थे। आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इस पे फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा फंक्शंस के बारे में समझा रहा हूं। दूसरा फंक्शन हमने देखा केमिकल से। स्किन हमें केमिकल से बचाता है। बहुत सारे केमिकल्स हमारे स्किन पर जब गिरते हैं तो स्किन को क्रॉस करके अंदर नहीं जाते, क्योंकि स्किन जो है वो एक वाटरप्रूफ लेयर है, वो हर किसी प्रोडक्ट्स को अंदर जाने नहीं देती। आपने फेयर एंड लवली लगाया, आप बड़े गोरे दिखने लग गए, क्या हमेशा गोरे दिखते रहोगे? क्या आपने मेकअप किया, आप गोरे दिख रहे हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो, लेकिन धोया तो फिर से, हाँ, तो स्किन हमेशा के लिए आपके प्रोडक्ट्स को अंदर नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय तक ही स्किन पर लगे हुए रहेंगे, हट जाएंगे। तो ये केमिकल से आपको बचाता है। नहीं तो क्या होता, आपने फेयर एंड लवली खाया तो फेयर एंड लवली अंदर चला गया, फेयर एंड लवली बॉडी के अंदर भी लग गया, हाँ, ऐसा तो नहीं होता। तो केमिकल से आपको बचाता है। तीसरा, ये आपको रेस से बचाता है। कुछ खराब किरणें डायरेक्ट ऑर्गन पे ना पड़ के स्किन पर पड़ती है, जिससे अंदर ऑर्गन इतने सॉफ्ट हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने वाइटल है कि ऑर्गन पे डायरेक्ट प्रभाव ना पड़ के स्किन उन रेस को रोक देता है। जैसे यूवी रेज है तो स्किन उसको खुद ले लेता है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर जाने उनको नहीं देता। तो स्किन इज अ प्रोटेक्टिव। तो आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट आपको प्रोटेक्शन के समझ में आए होंगे। दूसरा, स्किन का एक काम होता है एक्सक्रीशन।
स्किन क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। स्किन क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रिएशन का काम होता है। किस चीज को एक्सक्रीट कर सकता है स्किन? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। बताइए किस किस चीजों को एक्सक्रीट कर सकता है? ऑफ कोर्स स्वेट को कर सकता है। वेरी गुड। सॉल्ट को कर सकता है। और इस तरीके से ये सॉल्ट को, स्वेट को एक्सक्रीट करता है। तो जब स्वेट एक्सक्रीट होता है तो साथ में वाटर भी एक्सक्रीट होता है, नो डाउट। तो इसका मतलब ये वाटर और सॉल्ट को रेगुलेशन का भी काम करता होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। स्किन कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है और अंदर ब्लड में पहुंचा सकता है। इसीलिए कई प्रकार की क्रीम्स, कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी स्किन के ऊपर लगाने पर स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सभी प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। कुछ खास लिपिड सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होंगे, उन्हीं को एब्जॉर्ब कर पाएगा। देखो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला था एक लिंडेन नाम का प्रोडक्ट आता है, एक ऑइंटमेंट आता है, एक केमिकल आता है जिसका नाम है लिंडेन। उसको हम लोग इच माइट के ट्रीटमेंट में, स्कैबीज के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, जू के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस मतलब जू हो जाना, जू बालों में जू हो जाती है, तो डॉक्टर लिंडेन लिख देता था। आजकल वो लिंडेन काम नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल। वो लिपिड से सॉल्युबल होके स्किन को चीरता हुआ अंदर चला जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए एब्जॉर्प्टिव पावर होती है स्किन की। तो स्किन का एक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। स्किन कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो प्रोडक्ट्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं स्किन उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन हो गए स्किन के। चौथा फंक्शन स्किन का क्या बताया था मैंने आपको? वेरी गुड। चौथा फंक्शन मैंने आपको बताया था सिंथेसिस। सिंथेसिस। स्किन किस चीज का सिंथेसिस कर सकता है? बना लेता है। इट इज अ किचन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण करके देता है आपके बॉडी को। तो स्किन इज अ किचन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का क्या है? किचन। विटामिन डी का निर्माण कहां होता है? स्किन में होता है। तो स्किन सिंथेसिस कर सकता है। किसका सिंथेसिस कर सकता है? वेरी गुड। विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। जो सन की रेज आती है, कौन सी रेज? देखो जब किसी पेशेंट में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ऑस्टियोमेलेशिया डेवलप हो जाता है, उसको रिकेट्स हो जाता है बच्चों को, बड़ों को उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, एडल्ट रिकेट्स। विटामिन डी की कमी होना ऑस्टियोमेलेशिया कहलाता है। ऑस्टियोमेलेशिया अगर बच्चों में हो जाता है, मतलब विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में हो जाती है तो रिकेट्स हो जाते हैं। उनके जो पाँव है ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाती है बोन विटामिन डी की कमी से। अगर एडल्ट में रिकेट्स होता है तो एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं उसको, या हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी की कमी हो जाना। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो कुल मिला के स्किन जो आपकी बोन्स है वो वीक हो जाती है। इसलिए विटामिन डी की ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। विटामिन डी हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो सन रेज आती हैं, वो सन रेज जब स्किन पर गिरती है तो स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। उस स्किन के अंदर सिंथेसिस हुए विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन की डर्मिस में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स, और ब्लड से घूमता घूमता वो बोन्स के पास चला जाता है। बोन्स के अंदर विटामिन डी पहुंच जाता है, ब्लड में विटामिन डी पहुंच जाता है, और इस प्रकार से जब कैल्शियम हम खाते हैं तो विटामिन डी होने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी आराम से हो जाता है। तो विटामिन डी इज अ इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए विटामिन डी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेसिस करता है किसका? विटामिन डी का। इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पर प्रश्न आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी का सिंथेसिस करता है कौन? निम्न में से कौन विटामिन डी का सिंथेसिस करता है? लीवर करता है, ब्रेन करता है, यूट्रस करता है, या स्किन करता है? हाँ, तो आंसर होगा विटामिन डी का सिंथेसिस स्किन करता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट दी सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। सिंथेसिस किया है तो स्टोरेज भी करेगा। तो कुछ चीजों को स्किन क्या करता है? स्टोरेज, स्टोर कर सकता है स्किन। जैसे ब्लड को वेजोडाइलेशन जब होता है तो क्यूटेनियस लेवल पे जब वेजोडाइलेशन होता है तो ब्लड को स्टोर कर सकता है स्किन उस समय। ठीक है दोस्तों,
वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को स्टोर कर सकता है, विटामिन डी को स्टोर कर सकता है, लिपिड्स को स्टोर कर सकता है। ये स्किन के स्टोरेज फंक्शन हो गए। तो स्किन ने क्या क्या स्टोर किया, देखो विटामिन डी बनाया तो उसको स्टोर कर सकता है, लिपिड्स को कर सकता है स्टोर, वाटर को कर सकता है स्टोर, ब्लड को कर सकता है स्टोर। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द स्टोरेज फंक्शन ऑफ स्किन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है स्किन का, देखो सिंथेसिस किया, स्टोरेज किया तो सिक्रीशन भी करेगा, सिक्रीशन, सिक्रेटिव फंक्शन, सिक्रीशन, सिक्रेटिव फंक्शन। स्किन कुछ चीजों को सिक्रीट करता है, जैसे हमने लिखा था एक्सक्रिएशन, उसी तरीके से यहां पर है सिक्रीशन। ठीक है, तो सिक्रीटिव फंक्शन, कुछ चीजों को स्किन सिक्रीट कर सकता है, जैसे कि ऑयल सिक्रीट किया इसने। ऑयल सिक्रीट होने से क्या होगा कि जैसे ऑयल आपके शरीर पे बाहर निकलेगा, स्किन की सरफेस पे आएगा, तो स्किन की सरफेस, क्योंकि एपिडर्मिस के पास पहले ही न्यूट्रिशन नहीं होता, तो एपिडर्मिस को सर्वाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ती है डर्मिस के लेयर्स की। तो डर्मिस से ब्लड का न्यूट्रिशन जो भी पहुंचता है एपिडर्मिस तक, तो एपिडर्मिस को पहले से ही तकलीफ है, उसके पास अपना न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, तो ऑयल निकलने की वजह से एपिडर्मिस भी मॉइस्ट रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करता है, सीबम को। ठीक है दोस्तों, तो सिक्रीशन किया। सीबम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया था आपको। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, कृपया करके बैक जाइए और जाकर वो क्लास देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला था स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सेंस करता है, महसूस करता है, कोई चीज स्किन को टच हो जाए तो पता लगती है हमें, जरा जरा टच में पता लगता है, जरा जरा टच में। अगर कोई चीज स्किन को चुभती है, कोई गर्म चीज गिरती है, कैसी भी कोई चीज इस पे, जैसे टैक्टाइल सेंसेशन स्किन कर सकता है। टैक्टाइल मतलब टच के सेंसेशन स्किन को पता लग जाते हैं। अगर नहीं पता लगे तो मान लो सेंसरी फंक्शन स्किन का ना हो तो मैं यहाँ खड़ा हूं, नीचे से कोई आगे पाँव भी काट दे पता ही नहीं लगेगा, सेंसरी फंक्शन ही नहीं है। क्यों, कोई चींटी आई वो काटेगी, या आप चल रहे हो कोई कांटा लग जाए आपके पाँव में, या कोई काट जाए आपको, तो पता कैसे लगेगा। आप खड़े हो और कोई काट गया तो सेंस हो गया ना आपको, कुछ चुभे तो सेंस हो गया ना आपको कि आपके अंदर के ऑर्गन डैमेज ना हो। इसलिए स्किन ने अपने आप को सेंसरी ऑर्गन बना रखा है, ताकि वो जो चोट है जो स्किन ने झेली है, कहीं वो चोट आपके ऑर्गन तक ना पहुंच जाए। इतना बढ़िया स्किन काम करती है। ठीक है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। तो इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन of human body. Skin is the largest sense organ of human body. ठीक है दोस्तों, अच्छा मैंने दो और फंक्शन आपको बताए थे। एक फंक्शन मैंने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ, एक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि स्किन का काम है रेगुलेशन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। बता दिया मैंने आपको, सॉल्ट्स। कैसे बताना, कैसे, हाउ रेगुलेशन कैसे करता है। देखो, जब बॉडी के अंदर गर्मी हो जाए, हीट हो जाए, कितना बढ़िया फंक्शन स्किन का है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो बॉडी के अंदर हीट हो गई, हीटिंग हो गई, गर्मी हो गई, तो स्किन क्या करेगा, उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए ठंडक की जरूरत है। हम क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को फीवर हो गया, किसी को फीवर हो जाए तेज, डॉक्टर के पास फोन आता है, हमारे पास कई बार फोन आता है, बोले डॉक्टर साहब आपने वो दवा दी थी वो तो काम ही नहीं करी, हमारे बच्चे को बुखार आ गया। तो डॉक्टर साहब ने दी वो दवा तो काम कर रही है, बुखार आ गया, बस ये बोलो आप। ठीक है, अब बुखार आ गया, अब क्या करने को बोलता है डॉक्टर, रात को 2 बजे 3 बजे भाग के वो हॉस्पिटल तो बुलाएगा नहीं। वो क्या बोलेगा, बोलेगा आप कोल्ड स्पंजिंग कीजिए, ठंडी पट्टी कीजिए, पट्टी लीजिए, उसको सर पे रखिए, उसको बगल में रखिए, उसको छाती पे रखिए, उसको पेट पे रखिए, और पट्टी बार बार बदलते रहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो ठंड है अंदर की हीट को क्या निकालेगी,
बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलने लगेगी ठंड की वजह से और बॉडी का तापमान कम हो जाएगा। स्किन भी तो ऐसे ही करता है। देखो स्किन क्या करता है, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर हीट होगी, जैसे गर्मियों के समय में, गर्मी के समय में धूप लग रही है या गर्मी ज़्यादा है, राजस्थान में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, इसलिए अपन रशिया चल के रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अंदर हीट है, स्किन क्या करेगा, पसीना बाहर निकालेगा, पसीना एक लेयर के रूप में आपकी चमड़ी पर इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर से वाष्पीकरण होता रहेगा, उसका उड़ेगा स्किन, क्योंकि बाहर हीट है तो हीट की वजह से स्किन क्या करेगा, उड़ेगा। आपने छोटी कक्षा में 5वीं 6ठी कक्षा में डिटेल में पढ़ा होगा कि जब वाष्पीकरण होता है, जब इवेपोरेशन होता है, तो इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब आपकी सरफेस से जब, स्किन की सरफेस से जब स्वेट उड़ने लगता है, भाप बन के ऊपर की तरफ, भाप धुआं धुआं नहीं निकलेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा हल्का हल्का सा, तब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो हीट को लेकर जाएगा अपने साथ में। जैसे ही हीट को लेकर जाएगा तो या तो हीट होगी या कोल्ड होगी, तो जैसे ही हीट को लेकर जाएगा तो बॉडी के अंदर का तापमान क्या हो गया, कम हो गया। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंड करता है। इट इज अ सरफेस फिनोमेना कि आपकी चमड़ी पे स्किन से स्वेट निकला, वो स्वेट इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है तो स्किन के अंदर की गर्मी को वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि चूना आपने अगर पानी में डाला है तो इट इज एक्सोथर्मिक। देखो आप जो चूना करते हैं, जो पोतते हैं चूने को, तो पानी लेकर उसमें चूना डाल के दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो गड़बड़ आवाज हीटिंग होती है, उसमें हीट निकलती है। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलेगी बॉडी से, ठीक है। तो एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब होना, एक्सोथर्मिक बाहर निकलना, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बॉडी का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये एब्जॉर्ब और होते रहते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो स्किन में स्वेट के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन किया, किसने रेगुलेशन किया, स्किन ने किया, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर अगर वाटर की मात्रा ज्यादा है तो ये स्वेट के रूप में वाटर को बाहर निकाल सकता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर की मात्रा कम है, आप डिहाइड्रेटेड हो, तो स्वेटिंग कम होने लग जाएगी। तो ये सब रेगुलेशन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। जब वाटर साथ में निकलता है स्वेट में तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते, कुछ सॉल्ट भी निकलते, इसलिए यहां लिखा गया रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये अभी अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, स्किन बहुत जबरदस्त तरीके से बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला था, अभी बता रहा हूं, सुनिए आप। 2-3 चीजें हैं जिससे ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। एक तो बाय स्वेटिंग, ठीक है। दूसरा बाय सीबम। जबरदस्त तरीके, देखो कैसे मैं बता दूंगा आपको। स्वेटिंग से कैसे, अभी बताया आपको। बॉडी से जब पसीना बाहर निकलेगा तो बॉडी की हीट को लेकर जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्वेटिंग आपके बॉडी में कब होगी, जब गर्मी होगी, ठीक है। और सीबम का सिक्रीशन कब होगा, जब ठंड होगा। कैसे, जब ठंड ज्यादा होगी तो सीबम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सीबम की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही सीबम की मात्रा आपके बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगी, एक ऑयल की, एक सीबम की लेयर आपके बॉडी पे इकट्ठी होएगी। वो क्या करेगी, एक तो ठंड से बचाएगी बॉडी को। कैसे बचाएगी, ऑयल है, ऑयल को गर्म होने में या ठंडा होने में टाइम लगता है। पानी गर्म और ठंडा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑयल है उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, तो या ठंडे होने में टाइम लगेगा, तो बॉडी के तापमान को अंदर से बाहर जाने नहीं देगा। एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ऑयल ने काम किया। तो हम यही तो करते हैं। सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दी ज्यादा है तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नारियल का तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, थोड़े पैसे वाले हो तो वैसलीन लगा लो, और थोड़े पैसे वाले हो तो निविया लगा लो, और भी थोड़े पैसे वाले हो तो पता नहीं क्या क्या लगा लो। हाँ, तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बाय स्वेटिंग किया, बाय सीबम किया। एक और तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बता सकता है क्या कोई, सोच के देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन मोर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज दैट मेथड, वन मोर मेथड, एक और मेथड है गूस फ्लैश। गूस फ्लैश मतलब अगर ये आपकी स्किन की सरफेस है
तो इसमें हेयर फॉलिकल्स है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं आपको, हेयर फॉलिकल्स स्किन के अंदर हैं, और ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं इसकी बेस में एक मसल पाई जाती है, उस मसल का नाम है एरेक्टर पाइलोरम। एरेक्टर पाइलोरम, एरेक्टर पाइलोरम। ये जो मसल है ये आपके शरीर की सबसे छोटी मसल होती है, लेकिन क्योंकि अभी तक इसके बारे में टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम सबसे छोटी मसल बॉडी की कौन सी गिनते हैं? जो सबसे छोटी बोन है उसी के नाम से। स्टीप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इन द ईयर, एंड स्टेपिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी इन द ईयर। ठीक है, तो कान में ही सबसे छोटी हड्डी है और कान में ही सबसे छोटी मसल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एरेक्टर पाइलोरम is considered as the smallest muscle, smaller than stapedius, but nowadays it is not in the text, it is not written in the textbook। अभी तक किताबों के अंदर इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, स्टडीज हो चुकी है, कई चीजें ऐसी है जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई लेकिन वो मार्केट में अभी बुक्स में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक वो नया सिस्टम नहीं आता, जब तक कुछ नया मार्केट में प्रूफ के साथ नहीं आता, हम लोग यही समझेंगे कि स्मॉलेस्ट मसल बॉडी की कौन सी है? स्टेपिडियस। आप लोग एरेक्टर पाइलोरम को नहीं मानना, ठीक है बेटा। तो एरेक्टर पाइलोरम इज द स्मॉलेस्ट मसल, बट it is not considered the smallest muscle in the body, smallest muscle is stapedius, because अभी तक इसके बारे में टेक्स्ट में नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो एरेक्टर पाइलोरम है ये क्या करता है? देखो बहुत कमाल की बातें करता है ये जो एरेक्टर पाइलोरम है, जब ठंड ज्यादा होगी, ठंड बाहर ज्यादा है, एयर, ठंड में हवा होती है ड्राई, सूखी, सूखी हवा जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ध्यान से सुनना मेरी बात, ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। आप देखो ठंड में आप जब किसी सरफेस को छूते हो तो एकदम से करंट आता है, ठंड में आपने किसी को छुआ तो एकदम से करंट, आपने बोला अरे यार लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। हाँ, आप चेयर से उठे, किसी प्लास्टिक की चेयर से उठे और कोई उस पर जाके बैठा, उसको करंट आएगा। ऐसा ठंड में ही होता है। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठंड में ही क्यों, गर्मी में क्यों नहीं? हाँ, अगर वास्तव में करंट है तो गर्मी में भी लगे और ठंड में भी लगे, दोनों टाइम ही लगे। तो वो करंट वहां कैसे आया? देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, ठंड में हवा ड्राई होती है, ठंड में हवा ड्राई होती है, एंड ड्राई एयर, लिख लीजिए इसको, एंड ड्राई एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये एक सूखी हवा जो होती है वो अच्छा चालक नहीं होती, कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, चार्ज की और हीट की। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब बाहर ठंड होगी तो बाहर हवा कैसी होगी? ड्राई। इसका फायदा आपकी स्किन उठा लेती है, बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती। देखो आप नहाकर आए ठंड में, जैसे बाहर आए आप बोलोगे यार को सारे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। व्हाट इज दिस? रोंगटे खड़े हो गए, दिस इज द गूस फ्लैश। गूस फ्लैश मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, ये जो एरेक्टर पाइलोरम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो हेयर्स है वो एकदम लंबे लंबे खड़े हो जाते हैं। एक हेयर ये खड़ा हो गया, एक हेयर ये खड़ा हो गया, दोनों हेयर के बीच में मॉलिक्यूल्स आ गए। ध्यान से सुनिए, मान लो ये हेयर्स हैं, मान लीजिए ये हेयर्स हैं, थोड़ा रंग मैं आपको ओरिजिनल बना देता हूं। ये स्किन की सरफेस है, ये हेयर्स है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, ये एयर्स के मॉलिक्यूल, एयर के, ये एयर, हवा, ड्राई एयर, क्योंकि गूस फ्लैश हुआ, आपके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, रोंगटे खड़े हो गए, और इस रोंगटे जैसे ही खड़े हुए तो रोंगटों के बीच में क्या आ गई? एयर। ये कैसी एयर है दोस्तों? विच टाइप ऑफ एयर? ठंड में कैसी हवा होती है अभी मैंने आपको बताया, कैसी एयर है? ड्राई एयर। ड्राई एयर इकट्ठी हो गई आपके बालों के बीच में। मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये ड्राई एयर दिख नहीं रही है भैया, मैं दिखा देता हूं आपको। ये ड्राई एयर, ये ड्राई एयर, ड्राई, अब दिख रहा है आपको? दिस इज द ड्राई एयर।
ड्राई एयर इकट्ठी हो गई है कहां पे? आपके हेयर्स के बीच में। ये काले काले क्या है? ये काली काली आंखें नहीं है, ये काले काले हेयर्स हैं, ये हेयर्स। ये हेयर्स के बीच में ड्राई एयर इकट्ठी हो चुकी है। ये ड्राई एयर क्या करेगी? ये ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला आपको? ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर, कुचालक, 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 बैड कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको? बैड कंडक्टर। देखो भैया ऐसा है कि मैं मतलब हाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। हाँ आपसे बहुत सीनियर हूँ मैं, तो मेरा बैच बहुत पुराना है, 2006 का बैच है। तो मैं शुरुआत से अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ा हूँ। तो हिंदी माध्यम कमज़ोर होता, अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वालों की हिंदी भी कमज़ोर होती है, इंग्लिश भी कमज़ोर होती है, दोनों ही कमज़ोर होती है। और जो माध्यम में पढ़ता हूँ उनकी हिंदी बढ़िया होती है। तो कभी कभी कोई स्पेलिंग गलत लिख दूँ ना हिंदी की, मैं इंग्लिश की तो नहीं लिखूंगा मैं, है हाँ, क्योंकि 10 साल हो गए डॉक्टरी करते, तो इंग्लिश की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखूंगा, हिंदी की कभी कभी लिखने तो ऐसे गलत मत समझना आप, है ना। तो ये कुछ अलग है, बैड कंडक्टर है। तो दिस इज द बैड कंडक्टर। ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर। किसकी बैड कंडक्टर है? हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होने की वजह से जब ड्राई एयर आपकी स्किन के ऊपर बालों के बीच में इकट्ठी हो जाती है, तो बॉडी में जो हीट है, बाहर क्या है? सर्दियों में बॉडी में क्या होती है? बॉडी में तो है हीट, और बाहर क्या है? आउटसाइड क्या है? एनवायरमेंट में बाहर क्या है बताना तो? कोल्ड। तो ठंड अगर बॉडी के अंदर जाती रहेगी तो इसलिए गूज फ्लैश हो जाता है और एक लेयर बन जाती है ड्राई एयर की आपकी स्किन के ऊपर बालों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एरेक्टर पाइलोरम है ये कहां मिलेगी? डर्मिस में, ऑफ कोर्स डर्मिस में। कहां पर? रेटिकुलर लेयर में। पारी, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। सुपरफिशियल इज पेपिलरी, डीप इज रेटिकुलर। तो रेटिकुलर लेयर में हेयर फॉलिकल्स है, सारे स्किन के अपेंडेजेस हैं, वहीं आपको एरेक्टर पाइलोरम मिलेगी। एरेक्टर पाइलोरम जब बाहर ठंड ज्यादा होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गूज फ्लैश। बहुत सारे, पूरी जगह के एक साथ खड़े हो जाना, ऐसे नहीं केवल चेहरे चेहरे पे गूज फ्लैश हो गया तो फिर तो फेस गूज फ्लैश बोलेंगे हम, या अंगूठे पे हो गया तो हम बोलेंगे अंगूठा गूज फ्लैश। ऐसा नहीं होता, गूज फ्लैश पूरी बॉडी में एक साथ होता है। जब बाहर ठंड होती है तो गूज फ्लैश हो जाता है। जब आप एकदम से गर्मी के रूम से बाहर जाते हो और ठंड लगती है आपको तो एकदम से गूज फ्लैश हो जाता है। हेयर्स के बीच में ड्राई एयर इकट्ठी हो जाती है। ड्राई एयर इज कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बॉडी के अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देती, हीट को बाहर जाने नहीं देती, हीट को बाहर जाने नहीं देती, बाहर से ठंड को अंदर आने नहीं देती। क्यों नहीं आने देती? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, गर्मियों में उल्टा होता है, ये ठंड की बात है। गर्मियों में हवा में नमी हो जाती है। हवा कैसी हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती है। हवा में क्या हो जाती है? नमी हो जाती है। हवा में नमी होने की वजह से, क्योंकि नमी वाली हवा मतलब मॉइस्ट एयर इज गुड कंडक्टर। मॉइस्ट एयर कैसी कंडक्टर होती है? गुड कंडक्टर होती है। तो हवा में नमी होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो गर्मी में हीट होती है वो बाहर चली जाती है, क्योंकि गर्मी में बॉडी में हीट हो गई तो ज्यादा हीट काम की नहीं, तो मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर क्या करती है? आपके बॉडी के अंदर से हीट को बाहर ले जाने की शक्ति रखती है। जबकि सर्दियों में उल्टा विपरीत होता है, ड्राई एयर आपकी स्किन में से बॉडी के अंदर से हीट को बाहर जाने नहीं देती, बाहर से ठंड को अंदर आने नहीं देती। अब आपको एक और प्रश्न मैं पूछता हूं, देखो आप सुनो मेरी बात। एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा होता है कि पतले कपड़े 2 पहन लेना? आप देखो अपने हिंदुस्तान में रिवाज है, अंदर वस्त्र अलग होते हैं, आंतरिक वस्त्र, बाहर के वस्त्र अलग होते हैं, है ना। विदेशों में तो छोड़ो, आप पूछो ही मत मुझसे, आप, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे ऐसा सिस्टम में 2 प्रकार के वस्त्र हम पहनते हैं, आंतरिक वस्त्र और बाह्य वस्त्र, 2 तरीके के वस्त्र होते हैं। ऐसा इसलिए बना दिया गया है सिस्टम। देखो हिंदुस्तानी लोगों ने बहुत दिमाग लगा के सिस्टम बनाया। अब सिस्टम क्या बनाया? 2 वस्त्र पहन लिए, तो पहला वस्त्र और दूसरा वस्त्र बॉडी की चिपका हुआ तो है नहीं, बिल्कुल ही टाइट, थोड़ा लूज है। लूज होने की वजह से बीच में कैसी एयर इकट्ठी हो जाती है? ऑफ कोर्स जैसा यहां हुआ, ड्राई एयर इकट्ठी हो जाती है और यही फिनोमेना काम कर जाता है। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न पूछता हूं, देखो मैं आपको, आप देखो जो ऊनी वस्त्र होते हैं,
पहले क्रोशिये से बनाते थे, क्रोशिये से। आप देखो आपकी दादी नानी बनाती होगी, अभी भी कई लोग बनाते हैं, नहीं बनाते तो बनाओ, पहनो उसको, ठीक है। देखो कितना फायदा करते हैं। वो ऊनी वस्त्र में हमेशा जालियां हो जाती है, जालियां होती है, मतलब ऊनी वस्त्र में आपको छिद्र जैसे नजर आते हैं, फिर भी ठंड रुक जाती है। कैसे रुक जाती है बताना तो, सोचना तो। ऊनी वस्त्र में छिद्र होने पर भी ठंड रुक जाती है, कैसे? वैसे तो साइंस का प्रश्न है ये, फिर भी मैं आपको यहाँ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। देखो ड्राई एयर की बात है, क्योंकि ऊनी वस्त्र के जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र के बीच में कौन इकट्ठी हो जाती है? ड्राई एयर इकट्ठी हो जाती है। ड्राई एयर आपके बॉडी से हीट को बाहर नहीं आने देती, बाहर से ठंड को अंदर आने नहीं देती। देखा आप कितना मतलब जबरदस्त फिनोमेना मैंने आपको समझाया है। चलो, तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको डिटेल में स्किन के फंक्शन के बारे में बता दिया। एक फंक्शन मैंने आपको बोला मेरी तरफ से बताऊंगा मैं, किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो फंक्शन होता है अट्रैक्शन का फंक्शन। स्किन ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि स्किन से क्या निकलता है? फिरोमोन्स। क्योंकि स्किन से फिरोमोन्स निकलता है, वो फिरोमोन्स ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। तो स्किन का एक और फंक्शन आप लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ अट्रैक्शन। बाय सिक्रेटिंग pheromones. But this function is not well developed in humans. It is developed in some other animals, जैसे कि डॉग जब यूरिन पास करता है तो उस यूरिन के अंदर भी फिरोमोन्स डाल देता है। जितनी ज़्यादा फिरोमोन्स की स्मेल होगी उतनी ज़्यादा फीमेल डॉग या मेल डॉग दोनों फिरोमोन्स डालते हैं, जिससे वो आपस में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि यूरिन करते रहते डॉग, जब भी देखो आप यूरिन करते रहेंगे। जितना ज़्यादा फिरोमोन्स आपकी टेरिटरी से दूर तक जाएगा उतना ज़्यादा आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अब डॉग को एक बात पता लग गई कि कोई आदमी की जो गाड़ी है ना वो दूर दूर तक जाती है, तो डॉग क्या करते हैं? गाड़ी के टायर पे यूरिन करते हैं, जानबूझ के। कितना दिमाग लगाते हैं। गाड़ी के टायर पे यूरिन करते तो फिरोमोन्स कहाँ चला गया? डॉग का टायर पे। अब वो टायर जब घूमता पहुंच गया भैया जयपुर से पहुंच गया जोधपुर, जयपुर से पहुंच गया बाड़मेर, बीकानेर, तो वो डॉग के फिरोमोन्स भी कहाँ पहुंच गए? जितने दूर दूर तक आपके फिरोमोन्स पहुंचेंगे ना उतना आपका राज वर्चस्व होएगा। इंसानों में नहीं होता था, आपको यूरिन टायर पे नहीं करना है, इट इज ओनली कंसर्न ऑफ डॉग्स ओनली, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्शन का फंक्शन एक मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको स्किन के फंक्शन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वेरी गुड, नहीं आए तो फिर से एक बार चलाइए वीडियो और आराम से समझिए। नेक्स्ट जो हम लोग आज करने वाले हैं वो स्किन के कलर के बारे में। कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन। स्किन का कलर कौन निर्धारित करता होगा? देखते हैं अभी कौन निर्धारित करता होगा। बड़ा ही सरल है। कलर ऑफ स्किन, स्किन के कलर को कौन निर्धारित करता होगा? देखते हैं भैया। नंबर 1 जो इसमें पहली कड़ी में है, फर्स्ट जो स्किन के कलर को निर्धारित करता है, बता सकते हैं कौन है? मिलेनिन। मिलेनिन। मिलेनिन किसका बना होता है बताइए? मिलेनिन टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल का बना होता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, भूल न जाना परदेसी। मिलेनिन किस अमीनो एसिड का बना है? न जाने कितने एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, मिलेनिन किस अमीनो अम्ल का बना हुआ है? जवाब होता है मिलेनिन टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल का बना होता है। याद कर लीजिए दोस्तों, अमीनो एसिड, मिलेनिन किस अमीनो एसिड का बना है? टायरोसिन। आपको मेरी स्पेलिंग समझने में अगर दिक्कत होती हो ना तो आपके घर के आसपास जो मेडिकल की दुकानें हैं ना वहाँ जाकर पूछ लेना है। कि एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखी ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ, मैं भी बड़ी ख़राब पर्ची लिखता हूँ। ये दवा ले लेना, ये दवा ले लेना और ये दवा ले लेना, 3 दिन के लिए ले लेना। अब कोई नहीं बता सकता ये क्या दवा लिखी है, ये सिर्फ मेरे घर के आसपास वाला केमिस्ट ही बता सकता है। हाँ, तो एक जना कोई ऐसी पर्ची लेके डॉक्टर साहब की
हमारे जैसे डॉक्टर साहब की पर्ची लेके चला गया मेडिकल की दुकान पे, बोला यार ये दवाई देना, उसने देखते ही निकाल दी, बोले ये दवा लो ये दवा लो ये दवा लो, 500 रुपये दो। बोले यार 500 रुपये, ठीक है मैं 500 रुपये दे देता हूँ तुमको, लेकिन एक बात बताओ, ये मेरे को तो समझ नहीं आ रही स्पेलिंग, ये लिखा क्या होता है इसमें, और तुम कैसे समझते हो ये क्या लिखा है, ये कला क्या है, ये क्या लिखा है डॉक्टर साहब ने। तो भैया उसने बोला कि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। हाँ हाँ, तो दिस इज दी राइटिंग, आपको मेरी समझ नहीं आए ना तो आप केमिस्ट से पूछ लेना, ठीक है भाई। मिलेनिन, मिलेनिन किस अमीनो अम्ल का बना है, मैंने आपको बता दिया, टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल का बना है। ये कैसा कलर देता है, ब्राउन कलर का। आपकी स्किन को कैसा देता है कलर, ब्राउन। कभी कभी मिलेनिन की मात्रा बढ़ जाती तो स्किन का कलर कैसा हो सकता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। तो मिलेनिन की मात्रा, मिलेनिन क्या करता है, आपके बॉडी के ऊपर अगर कोई अल्ट्रावायलेट रेज गिर रही है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है, धूप ज्यादा पड़ने की वजह से, ज्यादा तो पड़ती है धूप भी, देखो बहुत प्रकार की धूप है। अगर आपको विटामिन डी चाहिए ना तो आपको उगती धूप और जाती धूप खानी है। मतलब किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप उनको, मेरे हिसाब से तो गोली मत दीजिए, आप उनको बोलिए, नहीं गोली भी देनी है, मजाक कर रहा हूं, आपको गोली देनी है, जो दवा लिखी है वो देनी है दवा। किसी को विटामिन डी की कमी है तो आप उनको बोलिए कि देखिए माता जी ऐसा है, आप धूप में चले जाइए, आती धूप और जाती धूप को बॉडी पर खाइए, ठीक है, और अकेले मत जाना। हाँ, आप अपनी पोती को भी साथ में ले जाना है, हाँ, ताकि हाँ पुराना वाला माहौल आजकल खत्म हो गया है। तो जो विटामिन डी है आपके बॉडी के अंदर बनेगा, कब बनेगा, 2 बजे की धूप से नहीं बनेगा, आती धूप और जाती धूप से। देखो हम मजाक करते हैं क्लास में, आप बुरा मत समझना, ठीक है। तो आती धूप और जाती धूप आपको खाओगे तो विटामिन डी बनेगा। अगर आप डायरेक्ट सन रेज जो बिल्कुल वर्टिकल गिरती है वो खाओगे तो उसमें बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज होने की वजह से वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज जैसी धूप आपकी स्किन पर गिरती है लगातार लंबे समय तक, कई दिनों तक, तो आपकी स्किन समझ जाती है कि इतनी सारी अल्ट्रावायलेट रेज अगर स्किन के ऊपर गिरी तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है, अंदर कोई ऑर्गन में चेंजेस कर सकती है, आपके डीएनए में भी चेंज कर सकती है। इसलिए बॉडी क्या ज्यादा बनाने लग जाती है, मिलेनिन ज्यादा बनाने लग जाती है, ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाए। और इस मिलेनिन के ज्यादा बनने की वजह से जो लोग धूप में रहते हैं उनके स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो धूप में ज्यादा रहते हैं, लोग बोलते हैं वो काले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। वो काले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस जगह पे मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। या ऐसी कंट्रीज जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर सन रेज वर्टिकली गिरती है, सीधी धूप गिरती है, तो उस सन रेज के वर्टिकल गिरने की वजह से वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा भी ज्यादा गिरती है। तो उन लोगों के बॉडी के अंदर ऐसा बदलाव हो चुका है, उनके जीन्स ऐसे बदलाव हो चुके हैं कि उनको हम बोलते हैं नीग्रोज, उनकी स्किन एकदम डार्क होती है, बहुत सारा मिलेनिन कंटेंट उसके स्किन के अंदर पाया जाता है। अगर मिलेनिन कम हो जाए, मिलेनिन के कंटेंट खत्म हो जाए, मिलेनिन बनना बंद हो जाए तो आपकी स्किन एकदम सफेद दूध जैसी नजर आएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्बिनिज्म। क्या बोलेंगे, एल्बिनिज्म। अगर आपके बॉडी में मिलेनिन किसी पर्टिकुलर जगह खत्म हो गया, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मिलेनिन कहां बनता है, आप याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर है वहां पे मिलेनोसाइट्स है, पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, कोई फंगल, जिसकी वजह से आपकी एपिडर्मिस की जर्मिनेटिवम लेयर पर प्रभाव पड़ गया, तो मान लीजिए ये जो घड़ी पहनी है मैंने, इतने हिस्से में मेरे स्किन में इन्फेक्शन हो गया, जर्मिनेटिवम लेयर तक इन्फेक्शन पहुंच गया, जर्मिनेटिवम लेयर में इन्फेक्शन हो गया, मान लो मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं नहीं आऊंगा क्लास लेने। वैसे ही जर्मिनेटिवम को अगर इन्फेक्शन हो गया तो जर्मिनेटिवम काम नहीं करेगी, तो इस जगह की जर्मिनेटिवम काम नहीं करेगी तो वहां मिलेनोसाइट्स मिलेनिन नहीं बनाएंगे तो वहां पे हिस्सा कैसा हो जाएगा, सफेद होने लग जाएगा। जब किसी पैच में सफेद दाग नजर आते हैं किसी पैच में, तो डॉक्टर बोलता है हो सकता है ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि पैच में सफेद दाग नजर आ रहे हैं। ऐसी दिक्कत को हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। क्या बोलते हैं,
ल्यूको, ल्यूको मतलब सफेद, डर्मा मतलब स्किन में पैच, ल्यूकोडर्मा। और पूरी स्किन ही अगर बिल्कुल सफेद है, मतलब आपके बॉडी में बिल्कुल भी मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन मतलब आपके जीन्स में ही गड़बड़ हो गई है, वो मेलानिन बनवा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकोडर्मा एंड एल्बिनिज्म? एल्बिनिज्म में द इन होल ऑफ द बॉडी द मेलानिन कंटेंट वेरी ग्रेटली डिक्रीज, द मेलानिन अमाउंट वेरी ग्रेटली डिक्रीज और एब्सेंट, एंड द स्किन बिकम बिल्कुल व्हाइट स्किन हो जाएगी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। बट व्हेन इट अकर्स इन सम पैच, किसी किसी धब्बे पड़ रहे हैं खाली बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से, तो उस दिक्कत को हम बोलेंगे भभूति हो जाती है, जो लोग बोलते हैं भभूति हो गई, हाँ, जाड़ा खाओ। हाँ, तो देखो किसी भी चीज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप झाड़ा खाइए, टाइफाइड हो गया आपको, आप झाड़ा खाइए, बोलते पानी जरा हो गया, झाड़ा खाइए, खाइए बिल्कुल खाइए, लेकिन साथ में दवा भी खाइए, क्योंकि आपको ध्यान होनी चाहिए बात कि जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी, प्रभु श्री राम भी वहीं थे, प्रभु श्री राम, हनुमान जी भी वहीं थे, न जाने कितने देवी देवता वहीं खड़े थे, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने तथास्तु करके नहीं उठाया। उन्होंने हनुमान जी को बोला जा और सुसन वेद को लेके आ लंका से। वो वेद ने बोला मुझे संजीवनी बूटी चाहिए, भगवान के लिए संजीवनी बूटी ऐसे ही निकाल दें, तो ये लो आ गई संजीवनी बूटी, लेकिन बोला नहीं, जाके लेके आ जा। पहले सुसेन वेद को बुलाया, सुसेन वैद्य ने दवाई मंगवाई, दवाई लेके आया और लक्ष्मण के लगाई, जब लक्ष्मण जीवित हुआ। इसका मतलब आपको झाड़ फूक करने तो करते रहिए, लेकिन दवा लेना मत छोड़िए, ठीक है? ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, हाँ। तो दिस इज द मेलानिन के बारे में आपको बताया। स्किन के कलर को कौन निर्धारित करता है? मेलानिन करता है। वेरी गुड। दूसरी चीज आपको बता देता हूं मैं, हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन इन ब्लड, HB मतलब हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट है, इस पर भी निर्धारित करता है आपके स्किन का कलर। अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया तो आपकी स्किन कैसी होने लग जाएगी? पेल। कैसी होने लग जाएगी? अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट आपकी बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा? अगर वेजोडाइलेशन हो गया तो मतलब हीमोग्लोबिन आपके किसी भी जगह पर वेजोडाइलेशन जैसे ही होता है तो ब्लड वहां पर पहुंचने लगता है। जैसे ही ब्लड वहां पहुंचने लगता है तो ऑफ कोर्स ब्लड पहुंचेगा तो हीमोग्लोबिन भी पहुंचेगा, तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पे। जैसे कि आपने मान लो स्किन जो है आपकी, उसने फेशियल करा दिया, आपने बढ़िया फेशियल करा दिया। फेशियल कराने से क्या हुआ? फेशियल कराने से आपके माइक्रो सर्कुलेशन खुल गए स्किन के। जैसे ही माइक्रो सर्कुलेशन खुल गए, ब्लड वहां पर पहुंचने लगा। जैसे ही ब्लड वहां पहुंचने लगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ गए, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ब्लशिंग, आय हाय, पिंक कलर की स्किन, चमकदार। बोलो क्या ब्राइट दिख रही है, सुंदर एकदम, है, क्योंकि ब्राइट ने क्या कराया? फेशियल कराया है। तो वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, अगर वेजोडाइलेशन होता है तो आपकी स्किन कैसी नजर आती है? आय हाय, क्या बात है भैया, है, छुप गए सारे नज़ारे, हो क्या बात हो गई, है, तूने फेशियल कराया, हाँ। तो दिस इज वेजोडाइलेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस में स्किन कैसी होती है? ब्लू। साइनोसिस मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनाया है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बना दिया, या स्मोक बाहर ज़्यादा है, पॉल्यूशन बाहर ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो रही है और अदर गैसेस आपके बॉडी के अंदर आ गए। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी मतलब होता है प्यार, लव, बॉन्ड। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड रख दी, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड रख दी और आपने ऑक्सीजन रख दी, तीनों रख दी। अब हीमोग्लोबिन को बोला बता तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? देखो हमारे बॉडी के लिए जरूरी ऑक्सीजन है, लेकिन हीमोग्लोबिन बोलेगा नहीं, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता हूं। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन की। एक केस मैं आपको बता देता हूँ, ये केस बड़ा ही पुराना, आई थिंक इट्स 1956। मैंने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंसी की बुक में पढ़ा इस केस के बारे में, और इट इज़ अ केस ऑफ इंग्लैंड। बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे जा रहे थे इंग्लैंड में, पूरी फैमिली की फैमिली ख़त्म। मतलब अंदर बॉडी मिलती, लोग सोते हुए मिलते, मर जाते, समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। एक घर में हो गया, 2 घर में हो गया, 3 घर में हो गया, पूरी फैमिली एक साथ खत्म। अच्छा, कोई रॉबरी नहीं, कोई वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चोरी उचक्की नहीं हो रही, बस घर बंद है और लोग मर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था इतने लोग मर क्यों रहे हैं। फिर
फिर पता लगा कि जो लोग मर रहे हैं और उनकी ऑटोप्सी कर रहे हैं, ऑटोप्सी मतलब उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम में जैसे स्किन को खोलते हैं, मसल्स को हटाते हैं, तो अंदर एकदम लाल 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 एकदम लाल लाल नजर आता है। ऐसा कब होता है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर चली जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है अगर कंबशन, कंबशन मतलब जलती है, कंबशन मतलब होता है जलना, लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी जलाते हैं फॉरेन कंट्री में ठंड में, और अगर उस लकड़ी जब जले तब उसको पूरी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिले, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, ऑक्सीजन होगी तो बर्निंग होगी। देखो आप चूल्हा जलाते हो और चूल्हा जब बंद होने लगता है तो क्या करते हो, या किसी हार्ड चीज से उसको ऐसे हिलाने लगते हो। ऐसे करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर बढ़ने लगती है और आग वहां पर बढ़ने लगती है। तो जैसे ही कंबशन होता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई या ऑक्सीजन आपने नहीं दी, तो एकदम धुआं 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 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी। मतलब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंबशन मतलब होता है जलना, जब इनकम्प्लीट कंबशन, ऑक्सीजन की कमी में कंबशन होने लगता है तो बहुत सारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगती है। आप देखो कोई दिया जल रहा है, दिया जलते जलते एकदम से बुझ गया, एकदम से धुआं निकलने लगेगा, दैट धुआं इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो घर में फैल जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, पॉइजन है। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगेगी, आपका हीमोग्लोबिन इतना बेवकूफ है कि वो ऑक्सीजन को तो छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है ज्यादा। वो कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है। एफिनिटी मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड होने की वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से स्थायी बॉन्ड बना लेता है, टाइट बॉन्ड बना लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को जाने नहीं देता। उसको ये नहीं पता कि तेरे 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 2 टकिए की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना के एकदम टाइट बॉन्ड बना लेती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, इट इज ए लीथल गैस। लीथल मतलब पॉइजनस गैस, आपको मार सकती है और धीरे धीरे आपका बॉडी सुन्न हो जाता है, आप हिल नहीं पाते, आपकी बॉडी पैरालाइज जैसी हो जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा इंग्लैंड के उस केस में हुआ जहां पर भी लोग मरे, वहां पर बाद में पता लगा कि वहां जो चिमनी थी ना, जहां आग लगती है, वो चिमनी को किसी ने ऊपर से क्या कर रखा था, कवर कर रखा था। तो वो जो धुआं निकल रहा था ना, वो धुआं बाहर नहीं जा पा रहा था, लकड़ी जलती गई। लकड़ी को एक तो ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि गेट बंद रखते हैं लोग ठंड में, और दूसरा ऊपर से जो ऑक्सीजन आती वो भी बंद कर दी। नीचे से धुएं को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, धुआं सारा घर में फैल गया, लोग सोते के सोते रह गए, मर गए। तो ये एक केस था, कोई एक संकी पागल था, उसने ऐसा किया, बाद में उसको पकड़ के जेल में डाला और उसको अंत में फांसी की सजा दी गई। तो इतना जबरदस्त हीमोग्लोबिन का रोल है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और वेजोडाइलेशन होता है तो स्किन दिखती है पिंक। लेकिन अच्छा, मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है, और सबसे कम एफिनिटी किससे होती है? ऑक्सीजन से। ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा नीड है, हमारे बॉडी उससे कम एफिनिटी रखती है। कितनी दुख की बात है ये। तो जैसे ही आपके बॉडी में साइनोसिस होगा तो आपकी स्किन का कलर इस पेन के स्किन के कलर जैसा हो जाएगा, ब्लू। कैसा हो जाएगा? ब्लू। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, सिगरेट बनासा पीते हो, दिन रात नशे में रहते हो, हाँ, तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनके बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर डैमेज होने की वजह से अच्छे से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती। बॉडी खुद बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जीता है। अब आप ही बताओ, जिए तो जिए कैसे बिना ऑक्सीजन के? और बिना ऑक्सीजन के जीने की वजह से स्किन ऐसे लोगों की कैसी दिखती है? ब्लू 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 ब्लू। तो जैसे ही ओपीडी में ऐसे जो स्मोकर्स होते हैं वो जब ओपीडी में आते हैं ना, तो बिल्कुल ब्लू 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 नजर आते हैं। ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं उनको, ब्लू ब्लू कलर के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं वो। और डॉक्टर बोलता है भाई तुम बीड़ी ज़्यादा पीते हो क्या? तुम सिगरेट ज़्यादा पीते हो क्या? बोले हाँ डॉक्टर साहब पीते। कितनी पीते? 2 बंडल 3 बंडल। हाँ, तो दिस इज अ बैड हैबिट। आपकी स्किन कैसी नजर आती है? ब्लू नजर आती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो पेल नजर आएगी, वेजोडाइलेशन होगा तो पिंक नजर आएगी, और अगर आपके बॉडी के अंदर साइनोसिस हो गया तो ब्लू नजर आएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरा, एक और चीज है जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करती है, बाइल पिगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? बाइल पिगमेंट। कैसे? आप खुद जानते हो, जब आपको पीलिया हो जाए, सॉरी आपको क्यों हो, आपके दुश्मन को है, हाँ मुझे भी क्यों हो मेरे दुश्मन को,
तो जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये आपके स्किन के कलर को डिसाइड कर सकता है। पर नंबर वन आपसे पूछेगा एक शब्द बता दो, बस स्किन का कलर कौन डिसाइड करता है, एक शब्द बता दो। तो नंबर वन पोजीशन पे कौन रहेगा हमेशा, मेलेनिन। नंबर टू पोजीशन पे कौन रहेगा, ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन। एंड नंबर थ्री पोजीशन पे कौन रहेगा, पिगमेंट्स, बॉडी के पिगमेंट। जैसे एक पिगमेंट का नाम बताया मैंने आपको बाइल, एक और पिगमेंट बताऊंगा बाइल पिगमेंट। बाइल के अंदर आपको एक खास चीज मिलेगी, बताओ, बता सकते हो आप लोग क्या मिलेगा बाइल के अंदर, बताओ आप। हाँ, बाइल के अंदर आपको ऐसी क्या चीज मिलती है जिसकी वजह से बाइल का रंग पीला होता है, बाइल जूस, बाइल, इसमें आपको क्या मिलेगा जिसकी वजह से बाइल का कलर पीला है। आपको ये प्रश्न होमवर्क में ढूंढ के लाना है, कल मैं आपसे पूछूंगा बाइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कलर उसका पीला होता है, ठीक है। और यही कारण है कि बाइल जूस जब निकलकर लीवर बनाता है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम पर छोड़ दिया जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। एम्पुला वेटर, आपको जगह ध्यान हो तो एम्पुला वेटर पे बाइल भी आता है और साथ में पेनक्रिटिक जूस भी आता है, दोनों मिलके वहां से निकलते हैं, एम्पुला वेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां से जब बाइल निकलता है बाहर और वो आपके खाने में जाता है और वो खाने में घूमता 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 स्टूल के अंदर आ जाता है, और स्टूल का कलर कैसा कर देता है, स्टूल का कलर कैसा होता है, नहीं देखा तो देखो भैया, नहीं देखा तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं देखा ऐसा थोड़ी होता, आपकी बॉडी का पार्ट है, आपको देखना चाहिए। अब आंख नाक कान सब देखते तो वो भी देखो भैया, हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। तो स्टूल का कलर कैसा है, येलो है, कैसा है, येलो। वाई द कलर ऑफ स्टूल इज येलो, बिकॉज ऑफ दिस बाइल। वाई द कलर ऑफ यूरिन इज ऑल्सो पेल येलो, वाई यूरिन का कलर पेल येलो क्या है, क्योंकि जितना बाइल पिगमेंट निकल के स्टूल में आया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन करने के बाद क्या करती, चीजों को एब्जॉर्ब करने लगती, तो बाइल पिगमेंट कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर यूरिन में ब्लड में आ जाता है, ब्लड में घूमता घूमता, वो तो बेकार है ना हमारे बॉडी के काम का क्या, तो ब्लड में घूमता 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 वो किडनी के पास आता है, किडनी को बोलता है भाई मुझे बाहर निकाल दो। अगर आपकी किडनी सही काम कर रही है तो वो यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देगी, जैसे ही बाहर निकलेगी तो यूरिन का कलर कैसा आएगा, येलो, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ के आना है कि वो क्या चीज़ है, कुछ यूरोबिलिनोजिन टाइप का कुछ ऐसा आइटम है, कुछ ऐसा केमिकल है जो आपके यूरिन के कलर को येलो कर रहा है, आपकी स्टूल के कलर को येलो कर रहा है, ठीक है। अगर बाइल पिगमेंट की मात्रा बाहर नहीं निकले, बाइल पिगमेंट बॉडी में बढ़ जाए, या आपकी किडनी में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से एक्सक्रीशन ही नहीं हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, ज़्यादातर डिहाइड्रेशन में ऐसा होता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो किडनी पर जोर पड़ जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकते हो, क्योंकि किडनी शट डाउन हो सकती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएंगे, ज़ैंथेनिन हाइपोज़ैंथेनिन ये सब बढ़ जाएंगे, और आपको इक्टिरस डेवलप हो सकता है, पीलिया हो सकता है, क्योंकि कचरा बाहर निकल नहीं रहा। तो जो यूरिन के थ्रू बाइल जो पिगमेंट निकलना था वो निकला नहीं, और वो पिगमेंट आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया, ब्लड में घूमता घूमता स्किन पर आ गया, और स्किन कैसी हो गई आपकी, येलो कलर की हो गई। तो बाइल पिगमेंट की वजह से भी अगर बाइल पिगमेंट बढ़ जाए तो आपका स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, येलो येलो डर्टी फेलो, पीली। इसका मतलब बाइल जो है वो आपके स्किन पर भी बाइल पिगमेंट प्रभाव डालते हैं, बाइल पिगमेंट आपकी स्किन पर भी जमा हो सकते हैं अगर ब्लड में इनका कंटेंट बढ़ जाए। तो मान लो कि लीवर में, ये देखो वैसे तो आपको जॉइंटिस में पढ़ा दिया जाएगा पूरा कि वाई इट गिव्स येलो कलर टू द स्किन। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉइंटिस है वो कई तरीके का होता है, एक प्री हिपेटिक होता है, एक पोस्ट हिपेटिक होता है, आपको जॉइंटिस में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कुल मिला के आप ये समझिए ब्लड में अगर बाइल कंटेंट, क्योंकि मैं आपको जॉइंटिस पढ़ा सकता हूँ बट बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, तो मैं उसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि उसके लिए पूरी सेपरेट क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो जॉइंटिस आपको पढ़ा दिया गया होगा या पढ़ा दिया जाएगा, आप उसको डिटेल में पढ़ना। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि बाइल पिगमेंट जो है वो आपके ब्लड में जब बढ़ जाएंगे तो वो स्किन में डिपॉजिट हो सकते हैं और नेल्स में भी डिपॉजिट हो सकते हैं स्किन की बेड पर, तो आपके नेल्स का कलर भी येलो हो जाएगा। आपको नेल्स पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और स्किन का कलर भी कैसा हो सकता है, येलो हो सकता है। तो दिस इज द बाइल। एक और केमिकल है जो आपके स्किन के कलर को डिसाइड कर सकता है, उसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन। ये भी आपकी स्किन को कलर दे सकता है, कैरोटीन, CAROTENE। कैरोटीन इज नॉट ग्रेटली एक्टिव इन द, फिर भी
कैरोटीन के बारे में आपको बता देता हूँ, ये भी एक कलर गिविंग पिगमेंट है। ये आपके स्किन में किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई रंग दे सकता है, पैच दे सकता है। कोई पिंक कलर का पैच दे दिया, कोई ग्रीन कलर का पैच दे दिया, बट इट इज़ नॉट एक्टिव इन द ह्यूमन बॉडी। ये प्लांट्स में, पादपों में कैरोटीन खूब मिलेगा। आप देखो, आप एक ही पौधे में फूल का कलर अलग हो रहा है, उस पौधे में पत्तियों का कलर अलग है, उस पौधे के अंदर जो उसका तना है उसका कलर कुछ अलग हो रहा है, उसमें जो फ्रूट आ रहा है उसका कलर कुछ अलग हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द कैरोटीन। बट ह्यूमन बॉडी में इतना ज़्यादा रोल इसका नहीं है। जानवरों में इसका रोल से आप देखो, कई जानवर ऐसे हैं जैसे काऊ है, डॉग है, इनके अंदर आप देखो पैचेस मिलते हैं, अलग अलग कलर के पैच आपको मिल जाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरोटीन। बट इन ह्यूमन बॉडी इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यूएबल। तो आपसे पूछे कलर ऑफ स्किन को डिसाइड करने वाला कौन कौन है, तो पहला नंबर आप किसको दोगे? मिलेनिन को दोगे। सेकंड नंबर आप किसको दोगे? हीमोग्लोबिन इन ब्लड को दोगे। थर्ड नंबर आप किसको दोगे? बाइल पिगमेंट को दोगे। फोर्थ नंबर आप किसको दोगे? कैरोटीन्स को दोगे। आशा करता हूं आपको कलर ऑफ स्किन पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस हम लेंगे उसमें आपको नेल्स पढ़ाएंगे और स्किन का मेडिकल सर्जिकल का पार्ट पढ़ाएंगे। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओके।